हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 18वां भाग। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। होटल आकर उसने खाना ऑर्डर किया। दोनों एक साथ खाना खाए। अदिति सामान्य थी और अर्नव को भनक तक नहीं लगने दी कि उसने सारी बातें सुन ली है। वो अब भी उसके साथ पहले जैसा व्यवहार कर रही थी, पर अब वो निश्चित दूरी बना रही थी। इधर नीति को थोड़ा शुक्र हो रहा था कि कल अगर डिटेल्स आ जाए तो शायद कहीं पता चल जाए अदिति का। और उसने भाई को फ़ोन लगाया। भाई, कल डिटेल्स आ जाएगी तो देखो क्या होता है, क्या होता है, सब सही होगा, वो अवश्य मिल जाएगी। बोलते हुए जुबान लड़खड़ा रही थी। भाई, तुम इस तरह क्यों बोल रहे हो? तुमने फिर से ड्रिंक की है? हाँ, बस थोड़ी सी। लेकिन क्यों? खुशी के मारे। कल अदिति मिल जाएगी, इस खुशी के मारे। नींद नहीं आ रही थी तो थोड़ी सी की है, ज़्यादा नहीं। तो टेंशन मत लो, चलो फ़ोन रखो। तब नीव ने फ़ोन रख दिया। नीति अपना सिर पकड़कर सोचने लगी, क्या उसने ये सच्चाई छुपाकर गलती तो नहीं कर दी? अदिति के साथ साथ भाई की जिंदगी भी खराब हो गई। उसे इस तरह चिंता करते देख भीमा ने समझाया, बेवजह चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर वो कल मिल जाएगी तो सारी सच्चाई पता चल जाएगी। फिर आप आराम से अपनी बातें उसे बता देना। इधर अर्नव बेड पर आ गया, पर अदिति काउच पर बैठी रह गई। अर्नव ने बुलाया तो बहाना बना दिया कि वो पैकिंग करेगी, तो आप सो जाइए। अर्नव ने फिर कहा, कल का पूरा दिन है, कर लीजिए, अभी आराम कर लीजिए। लेकिन अदिति ने बहाना बना दिया। वो बेड पर नहीं गई और अर्नव के सो जाने के बाद वो काउच पर ही लेट गई। उसने काफी कोशिश की लेकिन नींद नहीं आई। एक आध बार आंख भी लगी, पर अगले ही क्षण झट से खुल जाती। दिमाग में अर्नव की कई बातें घूमने लगती और फिर न जाने रात के किस पहर में उसकी आंख लग गई। एक बार फिर जब उसकी आंख खुली, घड़ी को देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। वो उठकर बैठी। अर्नव को देखा जो बेड पर गहरी नींद में सो रहा था। वो कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर चुपचाप बाहर निकल गई। बाहर खूब ठंड थी, साथ में आसमान में काले बादल भी छाए हुए थे। लग रहा था देखकर कि जोरदार बारिश होगी, पर वो सब कुछ नजरअंदाज कर खाली रोड पर चुपचाप चलने लगी। वो अभी कुछ ही दूर गई कि तेज बारिश शुरू हो गई, पर अदिति वापस लौटे नहीं, ना ही कहीं रुकी। वो भीगती हुई सड़क पर जा रही थी, पर कहाँ उसे भी पता नहीं। दिमाग एकदम विचारहीन हो चुका था, कुछ सोच समझ नहीं पा रही थी। तभी जोर से बिजली कड़की और वो चिहुक कर दोनों कानों पर अपना हाथ रख लिया और अचानक बैलेंस बिगड़ा। वो नीचे की तरफ गिरने लगी, लेकिन वो संभल गई और सड़क किनारे बने सीमेंट के बेंच पर बैठ गई। एक तो बिजली कड़कने की आवाज, ऊपर से अचानक बैलेंस बिगड़ने की वजह से उसका कलेजा धक से रह गया था। वो बैठकर खुद को सामान्य करने लगी और एक बार फिर उठने लगी। तभी दिमाग में अर्नव की कई बातें गूंज उठी। वो जैसे रह सकती है रहे, पर उसे पत्नी का दर्जा नहीं मिलेगा, नहीं दे सकता। याद आते ही मन के साथ पैर भी बेजान सा हो गया। अब और चलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे ये भी नहीं पता था कि वो आगे चलकर कितना दूर निकल चुकी है। बारिश अब भी तेज हो रही थी। अदिति बेंच पर बैठी लगातार भीग रही थी। अचानक फिर बिजली कड़की, लेकिन उसने डर कर कान बंद नहीं किया, बल्कि ऊपर आसमान की तरफ देखने लगी और मन ही मन कहा, इतनी डरपोक नहीं हूं कि तुम जरा कड़को और मैं चिहुक जाऊं। किसी को थामने के लिए मेरे हाथ आगे बढ़ जाए या किसी के आगोश में जाने को मचल उठूं, इतनी नाजुक नहीं हूं। जान गई हूं, अभी किसी से उम्मीद नहीं रखना, अब अकेले ही रहना है और आगे भी। इधर करीब 5:30 बजे अर्नव की आंख खुली तो बेड पर अदिति नहीं दिखी। तब उसे लगा शायद फ्रेश होने गई हो, परंतु जब काफी देर हो गई वो नहीं आई तो उसने उठकर बाथरूम का डोर नॉक किया, पर डोर खुला था। अदिति वहां नहीं थी। वो भागकर बालकनी में जाकर देखा, वो वहां भी नहीं थी। अरे, इतनी सुबह सुबह बिना बताए ये लड़की कहाँ चली गई? कल शाम से देख रहा हूँ वो बूझी बूझी से या कुछ सोच रही है। पता नहीं किसी सोच में डूबी, अब अचानक गायब हो गई। वो कहीं चली तो नहीं गई? सोचकर ही उसका कलेजा धक होने लगा, जी घबराने लगा। एक सेकंड में मन में आने को बुरे ख्याल आ गए। नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। कहीं नहीं, तुम नहीं जा सकती। मेरे जीने की वजह बन गई हो तुम, तो अब इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। और तुरंत रिसेप्शन पर कॉल किया और कैमरा चेक करने के लिए कहा, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि अदिति को बाहर जाते देखा है। अर्नव ने तुरंत कपड़ा पहना और कार की चाबी लेकर बाहर निकल गया और पार्किंग एरिया में लगे कार में बैठा और तुरंत रोड पर निकल गया। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसका जी अब घबरा रहा था। सुबह सुबह बिना बताए कहाँ चली गई? किसी मुसीबत में ना हो? बाहर ठंड और तेज बारिश की वजह से अंधेरा सा हो गया था। उसने खिड़की का कांच नीचे सरकाया, रोड के दोनों तरफ देखते हुए आगे बढ़ रहा था। इधर नीव को भी नींद नहीं आई थी।
और तड़के सुबह आँख खुल चुकी थी जब विंडो से बाहर हो रहे इतनी तेज बारिश को देखा तो रहा नहीं गया और वो भी रोड पर निकल गया। बारिश तो उसे हमेशा से पसंद थी पर आज अदिति मिल जाएगी इस खुशी में और मतवाला हुआ जा रहा था। वो अपने पॉकेट में दोनों हाथ डाले खाली सड़क पर निकल गया। मन में अदिति के मिलने की खुशी, उसके बाद उसका क्या रिएक्शन, कैसा रहेगा, आगे क्या करना है, यही सब इमेजिन करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। तभी दूर से ही उसे बेंच पर एक लड़की बैठी दिखी। इतनी सुबह इतनी तेज बारिश में अकेले यहाँ कौन बैठी है? कहीं अपनों से बिछड़ तो नहीं आई? रास्ता तो नहीं भूल गई? क्या करूँ? पास जाकर मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, कर देता हूँ। कहते हैं कि हम किसी की मदद करते हैं तो कोई हमारी भी मदद करता है। हो सकता है कोई हमें अदिति के ढूंढने में मदद कर दे। मन में सोचकर वो तेज-तेज कदमों से आगे बढ़ा। वो जितना नज़दीक आ रहा था उसका कलेजा धक-धक हो रहा था। वो लड़की सिर झुकाकर बैठी थी जिससे उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था पर नीव को लग रहा था कि वो लड़की थोड़ी जानी-पहचानी सी है। उस दिन क्लब में देखी थी शायद वही है और तुरंत उसकी हार्टबीट बढ़ने लगी। वो तुरंत पॉकेट में से हाथ निकाला और चलने की स्पीड बढ़ा दी। वो जितना नज़दीक आ रहा था उतना ही कलेजा बैठ रहा था। अचानक उसने दौड़ लगाना शुरू कर दिया पर कुछ दूर जाकर उसने दौड़ना बंद कर दिया। नहीं, कहीं हो सकता वो लड़की गलत समझ ले। वैसे भी सुनसान रोड है, कोई है भी नहीं तो मुझे देखकर डर जाए। वो धीरे चलने लगा। अभी मुश्किल से कुछ ही कदम रह गए थे तो उसने आवाज़ लगाई, एक्सक्यूज मी, आप यहाँ क्यों बैठी है? उस लड़की ने हल्का सा सिर उठाया। वो कुछ बोलती अचानक एक कार आकर रुकी और तुरंत डोर खुला और कोई उसे खींचकर उसमें बिठा लिया। आप यहाँ क्या कर रही है? पता है मैं कितना परेशान हो गया था। बोलते हुए उस युवक ने सिर उठाया तो नीव का कलेजा धक से रह गया। वाकई ये दोनों वही थे जो उस दिन क्लब में दिखे थे। मतलब वो लड़की अदिति है। वो हाथ हिलाते हुए आवाज देकर उसे रोकने लगा लेकिन तेज बारिश की वजह से उसने सुना नहीं और लगातार भीगने की वजह से अदिति की तबीयत खराब हो रही थी तो अर्णव ने तुरंत कार स्टार्ट किया और वापस मुड़ गया। नीव कुछ देर तक कार के पीछे दौड़ता रहा। जब उस पहुंच से बाहर हो तब कार का नंबर नोट करने की कोशिश की लेकिन तेज बारिश की वजह से उसे साफ साफ कुछ दिखा नहीं। जब लगा कि कार आगे निकल चुकी है, उसकी पकड़ में नहीं है तो एक शेड के नीचे जाकर तुरंत नीति को कॉल लगाया। अब तक गहरी नींद में सो रही थी नीति। फोन की आवाज सुनकर तुरंत आंखें खुल गई। हाँ भाई, इतनी सुबह सुबह कॉल क्यों किया? नीति जल्दी आ जाओ, मैंने अभी अभी अदिति को देखा, उसी लड़के के साथ जिसके साथ मैंने उस दिन क्लब में देखा था। भाई, रात में तुमने ड्रिंक किया था, इसी वजह से तुम्हें भ्रम हुआ होगा। मैं कभी इतनी ड्रिंक नहीं करता कि अपने होश में ना रहूं। मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ। देखो, बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं रोड पर निकला था, वो अदिति यहीं बेंच पर बैठी बारिश में भीग रही थी। मैं अभी उसके पास जाने ही वाला था, उसे आवाज भी लगाई। वो सिर उठाकर मेरी तरफ देखती कि तब तक वो आया और उसे कार में बिठाकर लेकर चला गया। नीति, कुछ करो। हाँ भाई, मैं आती हूँ। हाँ, मैं अभी आती हूँ, पर एक बात बताओ, तुमने कार का नंबर नोट किया कि नहीं? करने की कोशिश की पर नहीं कर पाया। इतनी तेज बारिश हो रही है, कुछ साफ-साफ दिख नहीं रहा था। बारिश तो सच में बहुत तेज हो रही है। तभी नीव ने तुरंत वीडियो कॉल किया। देखो, यहीं इसी बेंच पर बैठी थी, मैंने अभी-अभी देखा। जल्दी से आ जाओ, हम इसी आस-पास में पता करते हैं। ठीक है भाई, बोलकर उसने तुरंत फोन रखा। तुरंत भीमा को जगाए सारी बातें कह दी। उसने कहा, ठीक है, हम दोनों निकलते हैं। नीव को कहिए वहीं रहने के लिए। और कुछ देर में तैयार होकर दोनों कार में बैठकर वहीं आ गए जहां नीव खड़ा था। भीमा आसपास में पता करने लगा, फिर कहा, एक मिनट रुक जाइए, भाई को बताता हूँ। तुरंत अर्णव को फोन लगा दिया। इधर अर्णव अदिति को लेकर सीधा होटल आ गया। लगातार बारिश में भीगने की वजह से वो ठंड से कांप रही थी। उसकी हालत देखकर अर्णव का भी जी घबरा रहा था। उसने उसे बाथरूम में ले जाकर तुरंत चेंज करवाया। ठंड के मारे उसका दांत किटकिटा रहा था। वो अपनी बाहों में उठाकर कमरे में ले आया, फिर रूम का हीटर ऑन करके उसे ब्लैंकेट उड़ा दिया। उसके लंबे बाल को बेड से नीचे लटकाकर ड्रायर से सुखाते हुए बोला, क्या हो गया आपको अचानक? मैं कल शाम से देख रहा हूँ भूजी भूजी सी है। क्या सोच रही है? किस सोच में डूबी है? यूं बिना बताए इतनी सुबह कहाँ चली गई? क्यों चली गई? अभी आपको कुछ हो जाता तो? अदिति ने तुरंत रजाई फेंक दी और उठकर बैठ गई। फिर अर्णव की आंखों में देखते हुए बोली, हो जाता तो हो जाता। आपको इतनी फिक्र करने की क्या जरूरत है? आप है कौन, होते कौन है, लगते कौन है मेरे? मैं अकेली रह सकती हूँ, खुद को संभाल सकती हूँ। जाइए, दूर हटिए। आपको मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। जाइए, कुछ नहीं होगा। मुझे इतनी नाजुक नहीं कि थोड़ी देर बारिश में भीगने से बीमार पड़ जाऊं या मर जाऊं।
सब कुछ सुन लिया, उसने बर्दाश्त कर लिया, परंतु मरने का नाम सुनते ही अर्नव से रहा नहीं गया। तुरंत मन में बेचैनी हुई और दिल में एक टीस उठी और तुरंत अदिति का जबड़ा पकड़ लिया। खबरदार! जो ये शब्द मुंह से दोबारा निकाला तो गुस्से के मारे उसका चेहरा तमतमा गया था। अदिति पहली बार उसके चेहरे में डर, बेचैनी और गुस्सा देखकर चौंक गई। वो आगे कुछ नहीं बोली तो उसने भी उसका जबड़ा छोड़ा और वापस ब्लैंकेट ओढ़ा दिया। फिर उठकर उसके लिए सूप मंगा लिया, फिर उसे उठाकर बिठाया और गरम-गरम सूप उसे अपने हाथों से पिलाने लगा। अदिति ने एक सब पिया, तभी अर्नव की बातें एक बार फिर दिमाग में आ गई। उसने तुरंत सूप का बाउल हाथ से झटक दिया। पूरा का पूरा सूप अर्नव के हाथों पर गिर गया। देखकर अदिति की चीख निकल गई, पर वो सामान्य रहा। वो तुरंत पेड़ से उतरकर भागी ठंडा पानी लाने, परंतु उसने उसकी बांह पकड़कर वापस उसे बिठा दिया। कहीं जाने की जरूरत नहीं। अदिति की आंखें भर आई थी। प्लीज आप फर्स्ट एड बॉक्स मंगाइए और ठंडे पानी में हाथ डालिए, लेकिन अर्नव ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उठकर उसने वॉश बेसिन में अपना हाथ धो लिया, फिर तुरंत दूसरा सूप मंगाया, उसे पिलाने लगा। अदिति की नजर उसके हाथ पर गई, जो अब तक पूरी तरह लाल हो चुका था। प्लीज आप यहाँ कोई ऑइंटमेंट लगा लीजिए, मुझे कुछ नहीं हुआ। चलिए आप सूप पी लीजिए पहले। अदिति ने अब की बार पूरा सूप पी लिया तो उसे थोड़ी राहत मिली। इधर बार-बार बज रहे मोबाइल पर अर्नव का ध्यान गया। इग्नोर करना चाहा, पर जाकर देखा तो भीमा का कॉल आ रहा था। हाँ बोल, क्या हुआ तुझे? भाई अभी-अभी नीव ने उस लड़की को देखा, यहाँ सड़क पर बैठी थी और उसके साथ वो युवक भी था। हाँ तो मुझे कोई और काम नहीं है और किसी की प्राइवेसी का ख्याल नहीं है तुम्हें, जब तुम कॉल घुमा देते हो। वो बेहद नाराज हो गया, पर सामने अदिति को देखकर वो सामान्य हुआ। सॉरी भाई। देखो आज वो डिटेल दे देगा, तो एक काम करो, तुम अपने दोस्त और उसके भाई को लेकर यहीं आ जाओ, वो खुद देख लेगा, मैं फिलहाल कुछ नहीं कर सकता। ठीक है भाई, एड्रेस बता दीजिए। तब अर्नव ने एड्रेस बता दिया। फिर भीमा ने कहा, भाई अपने पास ही बुला रहे हैं, डिटेल सारा उन्हें ही भेजेंगे, तो वहीं बैठकर हम देख लेंगे। फिर तीनों कार में बैठे और अर्नव के पास जाने के लिए विदा हो गए। इधर अर्नव ने अदिति को सूप पिला दिया, फिर ऑयल लेकर उसके पास जाकर बैठ गया। वो जैसे ही मालिश करने के लिए हाथ पकड़ा तो अदिति चौंक गई। वो तुरंत अपना हाथ खींच लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? जाइए, हटिए, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बोलते हुए उठकर बैठ गई, लेकिन उसने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वापस उसका हाथ खींचकर अपनी तलहटी से मसाज करने लगा। फिर बोला, इससे आपको जल्दी गर्माहट मिलेगी, अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे ठंड नहीं लगी है, मैं ठीक हूँ और मुझे इसकी जरूरत नहीं, बोलकर वो एक बार फिर अपना हाथ छुड़ाने लगी, लेकिन अर्नव ने कसकर उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्यों दिमाग खराब कर रही है? जो कर रहा हूँ चुपचाप करने दीजिए। पता नहीं अचानक क्या हो गया आपको, कल से देख रहा हूँ मुंह फुलाकर बैठी है, ना कुछ बोल रही है ना हंस रही है, और तो और सुबह सुबह बारिश में जमकर भीग गई। मैं पूछता हूँ क्यों क्यों किया आपने ऐसा? हो क्या गया है आपको? अगर कोई बात है तो खुलकर बोलो ना। कुछ नहीं हुआ है मुझे, तो इतना कंसर्न दिखाने की जरूरत नहीं, छोड़िए मुझे, बोलकर अदिति ने अपना हाथ एक बार फिर खींचने लगी। तभी अर्नव के हाथ पर उसकी नजर गई। सूप से जहाँ जल गया था, अब वहां पर बफोले आ रहे थे। देखकर अदिति को बहुत दुख हुआ, पछतावा होने लगा। गुस्से में ये क्या कर दिया उसने? ये जला हुआ कितना दर्द देता है। उसे याद है एक बार गर्म दूध उसके हाथ पर गिर गया था, तब ठंडे पानी में घंटों हाथ डालने के बाद भी बफोले आ गए थे और कितनी जलन, कितना दर्द हो रहा था। याद कर दिल में एक टीस उठी। आप जाकर डॉक्टर से मेडिसिन ले लीजिए, देखिए उस पर बफोले आ रहे हैं। मैं किसी भी डॉक्टर को कोई दवाई नहीं ले रहा हूँ। फफोले बढ़ जाएंगे, घाव हो जाएगा, तो हाँ होने दीजिए, कल हमें निकलना भी है। अगर दादू ने देख लिया तो अवश्य पूछेंगे। फिर क्या? दादू को भी पता चलना चाहिए ना कि उनकी लाडली और केयरिंग बहू ने कैसे उनके पोते का हाथ जला दिया। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई, आप मुझे जलाने के पीछे क्यों लगी है? अरे मैंने कब जलाया आपको जो ऐसा बोल रहे हैं? इतनी जल्दी भूल गई? याद कीजिए, कॉफी से पेट भी जला दिया था एक बार। अब अदिति को याद आया तो चेहरे पर मुस्कान आ गई, पर उसने अपनी मुस्कान छुपा ली। उस दिन भी गलती आपकी ही थी। हाँ तो मैंने आपको कुछ कहा? खुशी खुशी एक्सेप्ट करता हूँ, उस दिन भी मेरी ही गलती थी और आज भी मेरी ही है। उसकी बातें, उसका केयर करना अदिति का दिल जला रही थी। कितना अच्छा है, बिल्कुल ही पति मटेरियल है, बिल्कुल ग्रीन फ्लैग। पता नहीं किस खुशनसीब के किस्मत में है ये कि 16 सोमवार के व्रत का फल मिलेगा, पर मैंने भी तो किया है, सालों तक किया है। भगवान ने मेरी क्यों नहीं सुनी? मन में बोलते हुए वो एकटक अर्णव को देख रही थी, जो बेहद तन्मयता से उसकी तलहटी को अपने हाथों से मसाज कर रहा था। और कब तक स्कैन करेगी आप? तभी अर्णव के बोलते ही हाथों का
अर्णव ने अब तक हाथों का मसाज बंद कर दिया। अदिति ने कुछ जवाब नहीं दिया। मसाज से वाकई ठंड से बहुत राहत मिली। थैंक यू बोलकर अदिति वापस आंख बंद कर ली तो अब अर्णव ने उसके तलवे को मसाज करने लगा। अदिति शॉक्ड रह गई। तुरंत दोनों पैर सिकुड़कर कंबल में छुपा लिए। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? अरे मेरे साथ आप अपने सिर पर भी क्यों पाप ले रहे हैं? आपके पाप का पता नहीं, लेकिन मुझे पाप लग गया तो लगने दीजिए। इसे भी बहुत से पाप लगे हैं। थोड़ा और सही, कुछ नहीं होगा मुझे। चलिए पैर बाहर निकालिए। अदिति ने जल्दी से नाव में सिर हिलाते हुए पैर को और ज्यादा सिकोड़ लिया। क्यों दिमाग खराब कर रही है? लाइए, इसे जल्दी आराम मिल जाएगा। अगर ज्यादा ठंड लगी तो फिर डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। चलेगा, मैं डॉक्टर से दवाई ले लूंगी, पर प्लीज आप मेरे पैर मत छूइए। आपको भले ही कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे पड़ता है। मुझे अपने ऊपर पाप नहीं लेना। जी तो कर रहा है कि कह दूं, जब आप मेरे नहीं तो आपकी केयर और कंसर्न की भी जरूरत नहीं। लेकिन अब की बार अर्णव चिढ़ गया। बहुत हुआ आपका नाटक। बहुत देर से पेशेंस रख रहा हूँ, अब और शायद ना रख पाऊँ। तो मेरे पेशेंस की ऐसी की तैसी मत कीजिए। जो बोल रहा हूँ वो चुपचाप सुनिए। क्या कहा आपने? डॉक्टर से दवाई लेनी है? तो बता दो आपको। वो दवाई देने के साथ साथ कुछ और भी बोलेंगे क्या? खुद नर्स हो तुम, तो भी पता नहीं। ठीक है चलो बता देता हूँ। मूवी देखा नहीं, जब हीरोइन को ठंड लगती है तो हीरो क्या करता है उसके साथ? समझ आते ही अदिति आंखें फाड़कर देखने लगी और तुरंत अगले ही पल कंबल में घुस गई। पैर बाहर कर लिया और अर्णव उसके तलवों की मसाज करने लगा। कंबल के अंदर ही अदिति की आंखों से आंसू बह निकले। ऐसी तेज बारिश में, ठंडी में तो कितना काम करती थी। क्या मजाल की चाची कभी आग में हाथ सेकने के लिए बैठने भी दे। तुरंत कोई न कोई काम बता देती थी। बस करो, ज्यादा आंसू बहाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे हिस्से का पाप भी मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। अदिति अंदर ही अंदर मुस्कुरा उठी। अर्णव के मुंह से सच्चाई सुनने के बाद भी उसके दिल में एक उम्मीद जगा रही थी। अदिति अंदर ही अंदर मुस्कुरा उठी। अर्णव के मुंह से सारी सच्चाई सुनने के बाद भी दिल में अरमान जाग रहे थे। जी तो कर रहा था कि अभी कसकर गले से लगा लूं। उसके दिल में जो भी है कह दूं, पर उसने ऐसा नहीं किया। दिल के अरमान दिल में ही दबा लिया। रात भर की जगह सुबह से बारिश में भीगने की वजह से थकान भी खूब हो रही थी। अर्णव ने जब कुछ देर तक उसके पैरों की मालिश की तो उसे गर्माहट मिली। तुरंत ही वो गहरी नींद की आगोश में चली गई। जब अर्णव को एहसास हुआ कि वो सो गई, तब उसे छोड़कर उठा और हाथ धोकर आया और अपने बफोले को देखा। वाकई उसमें जलन और दर्द दोनों बहुत हो रहा था। मुझे दवाई लेनी होगी। अभी भीमा आता है तो कोई ऑइंटमेंट लेकर आने को कहता हूँ, मन में बोलकर वो भी लेटा और अदिति के सिर को अपनी बाहों में रखकर फूले हाथों से सहलाने लगा। कुछ देर हुआ कि तभी उसका मोबाइल बजा। वो उठकर देखा तो भीमा कॉल कर रहा था। भाई मैं पहुंच गया। आपका रूम नंबर क्या है? अबे गधे, इतना मारूंगा ना। तुम मेरा रूम नंबर क्यों पूछ रहे हो? आपने बोला ना कि यहीं आ जाने के लिए। अबे यहीं आ जाने का मतलब इसी होटल में रुक जाने के लिए, नहीं कि अपने रूम में बुलाऊंगा तुम सबको। सॉरी भाई। सॉरी क्या, जाओ 503 रूम नंबर बुक कर दिया तुम लोग के लिए। जाकर बैठो वहां। और मेरे मोबाइल पर फुटेज आ गया, मैं सेंड करता हूँ, देख लो तुम लोग। मैं नहीं आऊंगा, तुम मुझे कॉल मत करना। ओके भाई। वैसे भाभी कैसी है? हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। मतलब क्या हुआ था भाभी को? क्या किया आपने जो भाभी बीमार हो गई? फोन पर हो ना, इसीलिए तुम्हारी इतनी हिम्मत हो रही है अब ये सब पूछने की। अभी बताता हूँ अगर सामने होता तो। चलो फोन रखो और अपने काम पर ध्यान दो। जी ओके भाई बोलकर उसने फोन रख दिया। चलो 503 रूम नंबर हमारे लिए भाई ने बुक किया और डिटेल्स भी आ गया। भाई भेज देंगे तो हम देख लेंगे। और एक बात साफ कर देता हूँ, अगर वो नहीं मिली तो मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाला। भाई कल जा रहे हैं दिल्ली और मुझे भी लौटना होगा। लौटना तो मुझे भी है। 2 दिन की छुट्टी बोलकर आई थी और यहाँ 10 दिन होने को आए हैं, नीति ने कहा। वही नीव कुछ नहीं बोला। वो तीनों कमरे में गए तो अर्णव ने भीमा के मोबाइल पर सारा डिटेल्स भेज दिया। नीति और नीव बेहद एक्साइटेड होकर वीडियो प्ले करने लगे। वहीं बगल में भीमा भी बैठा देख रहा था, लेकिन नेटवर्क वीक रहने की वजह से वीडियो प्ले नहीं हो रहा था। इधर तब तक अदिति की भी आंख खुल गई तो अर्णव बाजू में ही लेटा था। अब तबीयत ठीक लग रही है? तब अदिति ने हाँ में सिर हिला दिया। चाय कॉफी कुछ पीना है? कुछ खाना है आपको? नहीं, भूख नहीं है अभी। क्यों भूख नहीं है? गुस्से से पेट भरा हुआ है। अदिति ने घूर कर देखा। जी में तो आया कि कह दूं कि आपकी बातों से पेट भर गया, लेकिन फिलहाल मुंह बंद रखा उसने। अपने बगल वाले कमरे में भीमा अपने दोस्त के साथ रुका है। मिलेंगी आप उससे? नहीं। मिल लीजिए, जान पहचान भी हो जाएगी और बातचीत भी हो जाएगी तो आपका भी मन लग जाएगा। आज बाहर निकलना तो है नहीं। अच्छा, वही जो आप बोल रहे थे कि अपने दोस्त को ढूंढने आई है? हाँ हाँ वही। ठीक है, पर यहीं बुला लीजिए। तब वो भी मन को कॉल करने लगा, लेकिन उससे पहले भीमा ने ही कॉल किया। भाई मेरे मोबाइल का नेटवर्क पुअर आ रहा है जिससे वीडियो प्ले नहीं हो रहा।
ठीक है, एक काम करो, तुम अपने दोस्त को लेकर इस रूम में आ जाओ, अदिति से मिल लेगी, मैं वहाँ आ जाता हूँ, मैं अपने मोबाइल पर ही प्ले कर देता हूँ वीडियो। तब भीमा ने नीति से कहा, चलिए भाई बुला रहे हैं, आप वहाँ भाभी के साथ बैठकर बातें कीजिए, हम लोग इधर देख रहे हैं। एक तो ऐसे ही नीति को उत्सुकता थी अदिति का नाम सुनकर, अब भीमा ने कहा तो उसे रहा नहीं गया। वो उठकर अर्नव के कमरे में पहुंची। भीमा ने डोर नॉक किया, नीति उसके पीछे थी। तभी अर्नव ने दरवाजा खोला तो भीमा ने तुरंत गले से लग गया। ब्रो कैसे हैं, भाभी कैसी है? आप बोल रहे थे तबीयत खराब है, अब कैसी हैं भाभी? हाँ अब ठीक है, बारिश में जरा भीग गई थी। किस बारिश में भीग गई थी? आसमान से हो रही बारिश या आपके प्यार की बारिश में? मुंह बंद रख, अपनी बंदी के सामने मेरे हाथों से पिट जाएगा। सच बोलना भाई, आप दोनों की प्यार परवान चढ़ा कि नहीं? आपको देखकर लग तो रहा कि बचे नहीं अभी तक, भाभी का जादू चल गया है। अर्णव को हंसी आने लगी, तुरंत हंसी को रोक लिया और कहा, अब एक और लफ्ज मुंह से निकलना नहीं चाहिए, और चलो अंदर बैठो, अदिति फ्रेश हो रही है। तभी नीति ने भी हाथ जोड़कर नमस्ते किया। जवाब में उसने भी सर झुका लिया और आवाज लगाई, अदिति भीमा आया है। वो दोनों बैठ गई। जब तक अदिति फ्रेश होकर बाथरूम से निकलती उससे पहले नीव ने कॉल किया कि वीडियो प्ले हो गया। तब भीमा और नीति के साथ अर्णव भी उस कमरे में आया। नीव मोबाइल में नजर गड़ाए वीडियो देख रहा था। तभी भीमा ने कहा, दिखा, कुछ समझ आया? दिखाओ हमें भी। हाँ भाई दिखाओ ना, नीति ने भी कहा। तभी नीव ने मोबाइल भीमा की तरफ बढ़ाया, साथ में अपना सिर उठाया तो सामने अर्णव को देखकर बेहद चौंक गया। झटके में बेड से उतरकर खड़ा हुआ, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया। वो अर्णव की तरफ ऐसे देखने लगा मानो कोई अजूबा देख लिया। तभी अर्णव ने हाथ हिलाया पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। वो अभी भी बहुत चक्का उसे देख रहा था। तो भीमा ने कहा, अरे इतना सॉफ्ट क्यों हो? ब्रो है मेरे और देश के नंबर 1 बिजनेसमैन मिस्टर अर्णव सिंघानिया, उन्हें ऐसे मत देखो। तुम वीडियो प्ले करो, देखो तुम्हारी फियोंसे दिख रही है या नहीं। पर नीव ने नाव में सिर हिलाया। अरे भाई ऐसे क्यों सिर हिला रहे हो? चलो जल्दी प्ले करो वीडियो, हमें भी देखना है। परंतु नीव अब भी अर्णव की तरफ देख रहा था और नाव में सिर हिलाते हुए कहा, अब वीडियो देखने की जरूरत नहीं। पर क्यों? क्यों देखने की जरूरत नहीं? इसी वीडियो के लिए हम इतने दिनों से यहाँ रुके हैं, सब काम छोड़कर। नीति बोली, हाँ मैं भी अपनी ट्रेनिंग छोड़कर यहाँ आई हूँ और तुम बोल रहे हो कि जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं? तभी अर्णव ने भी कहा, हाँ भाई क्यों जरूरत नहीं? बहुत परेशान हो रहे थे सुना था मैंने, और अब जब सारा प्रूफ तुम्हारे सामने आ गया है तो बोल रहे हो जरूरत नहीं। हाँ वाकई जरूरत नहीं, क्योंकि जो मैं वीडियो में देखने वाला था वो सामने दिख गया मुझे। मतलब क्या दिख गया? हम कुछ समझे नहीं। भीमा ने कहा तो नीव ने अर्णव की तरफ इशारा किया, यही है वो जिनके बारे में मैं बात कर रहा था, इनके साथ ही मैंने देखा था अदिति को। भीमा और नीति दोनों चौंक गए, वे अर्णव की तरफ देखने लगे। अर्णव भी कुछ समझा नहीं। जब तक वो कुछ बोलता तब तक दरवाजे पर नॉक हुआ। अर्णव ने दरवाजा खोला तो अदिति ने कहा, अरे आपने तो कहा था भीमा और उसके दोस्त आए, तो कहाँ है वे? क्यों चले गए? मैं फ्रेश हो रही थी, तब तक वे निकल गए, मैं मिल भी नहीं पाई। बोलते हुए वो भी अंदर आई और उसे देखते ही अब नीति और नीव दोनों चौंक गए। वहीं अदिति भी शॉक्ड रह गई। अदिति, तथा तुम अदिति हो ना? नीति, नीव, तुम दोनों यहाँ? मतलब भीमा की दोस्त तुम हो? तो तुम मुझे ढूंढ रही थी? नर्वस सी हो रही अदिति के मुंह से साफ साफ आवाज नहीं निकल रही थी। अदिति की बातों से कंफर्म हो गया था कि ये अदिति है। नीति भाग कर आई और उसके गले से लग गई और फूट फूट कर रो पड़ी। अदिति भी रोने लगी। वहां नीव को भीमा की कही बातें याद आ गई। ये मेरे भाई है और ये देश के नंबर 1 बिजनेसमैन मिस्टर अर्णव सिंघानिया है। याद आते ही उसकी त्योरियां चढ़ गई। ताली बजाते हुए वो गाने लगा, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा, एक भले मानुष को अमानुष बना के छोड़ा। वहीं भीमा और अर्णव को समझ नहीं पा रहे थे। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, तो कभी नीति अदिति को तो कभी नीव को। तभी नीति और अदिति अलग हुए। तुम कहाँ थी इतने महीनों तक? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, कितना परेशान हो रही थी। तुम सही सलामत थी तो मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? वो तुरंत उससे दूर हुई। क्यों कांटेक्ट करूं, किस लिए? अचानक ही अदिति के तेवर बदल गए। उसकी बातें सुनकर जहां नीति चौंक गई वहीं नीव ने कहा, देख लिया तेवर? हाँ, क्यों कांटेक्ट करती तुमको? तुम हो कौन इसकी? और इतने अमीर इंसान को छोड़कर हमसे कांटेक्ट करती? अब समझा, इसे शादी करने के लिए यहाँ भाग आई। उसकी बातें सुनकर अब अर्णव के तेवर चढ़ गया। एक्सक्यूज मी, क्या हो रहा है? शी इज माई वाइफ। और तुरंत नीव का कॉलर पकड़ लिया। हु आर यू एंड हाउ डेयर यू टॉक टू माई वाइफ लाइक दैट? नीव बोलने लगा। तभी नीति ने भी कहा, भाई प्लीज कुछ मत बोलना, शांत हो और पहले सारी सच्चाई सुन लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है? अर्णव अब भी उसका कॉलर पकड़ा हुआ था और गुस्से में कांप रहा था।
आंखें इस कदर लाल हो चुकी थी मानो उनमें खून उतर आया हो, बिल्कुल लाल कंचे जैसे दिख रहे थे। जानते भी हो तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो कौन है वो? अगर नहीं तो पहले जान लो, फिर मुंह खोलना, वरना वो हश्र कर दूंगा कि जीवन में फिर कभी मुंह खोलने लायक नहीं रहेगा। और किसी लड़की के बारे में तो बिल्कुल नहीं। ये जो आधे पागल बने फिर रहे हो, अब पूरी तरह पागल बना दूंगा और पागल खाने में डाल दूंगा। आज अर्नव का गुस्सा देखकर भीमा भी कांप गया। महीनों बाद आज उसे फिर इस तरह गुस्से होते हुए देखा था। भीमा भागकर आया और बचाव करने लगा। ब्रो प्लीज काम डाउन। फिर धीरे से कहा, दो दो लड़कियां हैं यहाँ, तो इस तरह नाराज होना ठीक नहीं। वहीं अदिति और नीति दोनों अर्नव का गुस्सा देखकर शॉक्ड थी। भाई शांत रहिए प्लीज। परंतु न्यू बिल्कुल नहीं घबराया। वो बेहद शांत होकर एकटक अर्नव की आंखों में देख रहा था। जो भी बोल रहा हूँ गलत नहीं बोल रहा हूँ, पूछ लीजिए आप ही। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इसने सच्चाई बता दी, तब हो सकता है शायद आपकी नाराजगी और बढ़ेगी, पर मेरे प्रति नहीं, अपनी वाइफ के प्रति। उसने अदिति की तरफ देखते हुए कहा। सेट अप बोलते हुए अर्नव ने थप्पड़ उठा लिया। तभी अदिति ने कहा, भाई चुप रहिए। सर प्लीज आप भी चुप हो जाइए और बात आगे बढ़ने से पहले सच्चाई सुन लीजिए। सर प्लीज शांत रहिए, इसमें किसी की गलती नहीं है, सिर्फ मेरी गलती है। नीति ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ सर प्लीज। भीमा ने फिर कहा तो अर्नव ने अपना हाथ नीचे कर लिया, उसका कॉलर भी छोड़ दिया। अदिति इनकी तो पता चला कि नाराज हो गई, तुम्हारे बारे में बात किया इसीलिए। पर तुम क्यों नाराज हो रही हो इतना? तुम्हें तो सच्चाई पता थी, मैंने बताया था ना। नीति ने अदिति की तरफ देखते हुए कहा। तुमने मुझे कोई सच्चाई नहीं बताई थी, सिर्फ इतना कहा कि भाई से तेरी शादी नहीं होगी, तू भाग जा यहाँ से। अब नीव चौंक गया। क्या? मैं समझा नहीं। नीति ने कहा, आपको शादी से भाग जाने के लिए? अदिति ने नीव की तरफ एक बार देखा पर कुछ जवाब नहीं दिया। फिर नीति की तरफ देखते हुए कहा, तू ही बता, क्या समझूं मैं इसका मतलब? आधी रात को भगा दिया, घर से निकाल दिया, फिर तुम कहती हो मैंने तुम्हें कांटेक्ट नहीं किया। क्यों करूं? ताकि तुम लोगों को मेरे बारे में पता चले, फिर आ जाओ मुझे भगाने। अरे तुम सबका बस चले तो शायद इस दुनिया से उठा दो, बाहर कर दो। हाँ शायद तुम सबको मेरी खबर होती तो यहीं रहती। बोलते हुए अदिति की आंखों से आंसू भरने लगे थे। अदिति तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे उस रात समय नहीं था कि मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताती, इसीलिए नहीं बता सकी। उसके बाद कभी हमारी तुम्हारी कोई बात नहीं हुई तो कैसे बताती तुम्हें? प्लीज आज मेरी बात सुन लो, तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। अब मुझे कोई गलतफहमी दूर नहीं करनी। मेरे साथ जो होना था हो चुका। अब मैं पिछली बातें भूलकर बहुत आगे निकल चुकी हूँ। अब दोबारा वही बातें करने का कोई औचित्य नहीं है। तुम्हें देखकर पता चल रहा है वाकई बहुत आगे निकल चुकी हो। ये बहुत अच्छी बात है, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। पर पिछली बातें भी जान लो, सच्चाई जान लो, ताकि तुम्हारे मन में कोई रोग द्वेष ना रहे, इस गलतफहमी में न रहो कि मैंने तुम्हारा बुरा चाहा। प्लीज नीति, मुझे अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अब तुम भी मुझसे बात मत करना, ना ही दोस्ती की उम्मीद करना। मैं अकेली खुश हूँ, लाइफ में अकेले ही रहना चाहती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। बोलते हुए उसने अर्नव की तरफ देखा, मानो एक तीर से दो निशाने लगा रही हो। वहीं दोनों की बातें सुनकर अर्नव, भीमा और नीव सब चौंक रहे थे और उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी नीव ने कहा, आखिर हुआ क्या था उस रात? अदिति क्यों भागी थी? तुमने क्यों भगा दिया? भाई मैं सब सच्चाई बताती हूँ, पहले बैठिए। सभी शांति से सब वहीं बैठ जाते, लेकिन अदिति जाने लगती है। अदिति तुम चले जाना, मत रुकना, पर प्लीज मेरी बातें सुन लो, कुछ नहीं सुनना मुझे। तुम्हें मेरी कसम, भाड़ में गई तेरी कसम, हम दोनों बचपन के दोस्त। अगर सच में तुमने कभी मुझे अपना दोस्त माना होता तो उस दोस्ती की कसम। मेरी बात सुनती जाओ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। पर अदिति नहीं रुकी। तभी नीव ने कहा, प्लीज अदिति रुक जाओ, जो सच्चाई है सुन लो, या नहीं तो तुम ही बताओ क्यों भाग गई? पता है इस वजह से हमारे परिवार की जो बदनामी हुई सो हुई। मैं भी इतने महीनों से कहीं का नहीं रहा। घर परिवार, पढ़ाई लिखाई, करियर सब चौपट हो गया। मैं इधर दिल्ली में ही रहता हूँ और तुम्हारी यादों में कहाँ कहाँ नहीं भटका, कहाँ नहीं ढूंढा, कितना तड़प रहा था। एक्सक्यूज मी, तुम हो कौन जो मुझे सच्चाई बताने बोल रहे हो? और मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं, मेरा मन नहीं था तुमसे शादी करने का तो भाग गई, मेरी मर्जी थी। और तुमने तो अपनी पढ़ाई लिखाई करियर चौपट की, पर मैंने तो तुम्हारी वजह से अपनी दोनों आंखें खो दी। जान जाते जाते बची, हफ्तों तक अस्पताल में रही, महीनों तक अंधी रही, उसका क्या? बोलो, है कोई जवाब तुम्हारे पास? सुनकर नीति अवाक थी, बस आंखों से आंसू बह निकले। वहीं नील भी बेहद चौंक गया। ये आप क्या कह रही है?
वही नीति मन में बोली, अब समझ आया इसकी आंखें नीली क्यों है। वही कह रही हो जो तुम कर रही हो, क्यों करती तुमसे शादी, अच्छा हुआ भाग गई। अरे जिस इंसान में बैकबोन नहीं, एक सही डिसीजन नहीं ले सकता, उसके साथ शादी कर मेरी जिंदगी और तबाह ही हो जाती। अदिति प्लीज इस तरह मत बात करो, याद करो उस रात मैंने ही तुम्हें घर छोड़ने से रोका, फिर अपने माँ बाप को शादी के लिए मनाया, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता, तुम्हारा साथ नहीं देता। उसके बाद सुनकर भीमा आंखें फाड़ कर देख रहा था, वहीं अर्णव जल भुन रहा था। अदिति की शादी इस लड़के से सोचते ही जलन की भावना अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंच गई, पर वो सामान्य रहा और अदिति से कहा, अदिति प्लीज बैठो, तुम लोग आपस में बातें क्लियर कर लो, जो भी है इतने महीने बाद तुम लोग मिले हो, बातें क्लियर नहीं होगी तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहेगी। अदिति रुक जा यार, तू भले ही मेरी बात मत मान, पर उस भरोसा मत करना, लेकिन मेरे लिए सुनती जा, इससे मेरे दिल से बोझ उतर जाएगा, जी हल्का हो जाएगा। और आज सच में तुझे यहाँ देखकर खुशी हो रही, अच्छा लग रहा है, इतने अच्छे इंसान के साथ मिला तुम्हें। अदिति बैठ जाओ, अर्णव ने फिर कहा, तब सबके साथ अदिति भी बैठ गई। भाई सच में अदिति भागी नहीं थी, शादी थी, मैंने ही उसे भगाया, भागने को कहा था। सुनकर नीव को बहुत गुस्सा आया, अगर वो अकेले रहता तो न जाने बहन को अब तक कितना थप्पड़ रसीद कर दिया होता, लेकिन सभी के सामने था तो बस गुस्सा आकर भी शांत रहा, और शांत रहना भी पड़ा क्योंकि अर्णव सामने था और अदिति अब उसकी पत्नी थी। उसने थूक निगलते हुए कहा, लेकिन क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि मेरी शादी आपके साथ हो, अदिति ने कहा। नहीं अदिति, ऐसा नहीं था तो क्या था भाई, क्योंकि अदिति की शादी आपके साथ नहीं होती तो फिर किसके साथ होती। मामी अपने बेटे से कराना चाहती थी, वो उस नवीन से जो कि जवान तो हो गया पर दिमागी रूप से अभी भी बच्चा है, दुनियादारी से लेकर किसी चीज की समझ नहीं है, उसके साथ शादी कराना चाह रही थी। हाँ उसी से। नीव बुरी तरह चौंक गया, ये तुमसे किसने कहा? किसी ने कहा नहीं, मैंने खुद सुन लिया था माँ और मामी को बात करते हुए। उस रात जब हम दोनों कमरे में बैठे थे तभी मैं मामी की बेटी को बुलाने गई जो दूसरे कमरे में सो रही थी। तब मैंने माँ और मामी की बातें सुनी। माँ मामी को बोल रही थी कि नीव के खाने में नींद की दवाई दे देना, जब वो सो जाएगा तो उसकी जगह उसे बिठा देना। सुनकर एक पल के लिए मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर पता चला इसमें सब मिले हुए हैं, यहाँ तक कि पापा भी। तभी मैंने अदिति को भाग जाने के लिए कहा, ये नींद में थी तो मैंने इसे जगाया और बस इतना ही कहा कि तुम्हारी शादी भाई के साथ नहीं हो सकती। अगर तभी सब कुछ बताने लगती तो शायद भरोसा भी नहीं करती मेरी बातों पर, हो सकता है घर वाले तब तक जाग जाते, किसी को पता चल जाता। इसीलिए मैंने जैसे तैसे इसे भगा दिया। अदिति मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तू मेरी बचपन की दोस्त है, मैं तेरा बुरा क्यों चाहूंगी। मैं तो खुद चाहती थी कि तुम मेरी भाभी बन जाओ, उसके लिए मैंने भी कितने अपने माँ बाप को मनाया भी था, पर मैं ये नहीं समझ पाई कि इतनी जल्दी मान गए, इसके पीछे ये वजह थी। अब अदिति शांत हुई, वही नींव शोक था अपने माँ बाप की सोच पर, उनकी हरकतों पर। वहीं अर्णव और भीमा भी चुपचाप सुन रहे थे। अब अर्णव को भी एहसास हुआ कि उसे लग रहा था अभी तक उसे लग रहा था वो दुनिया में सिर्फ वो ही सबसे ज्यादा दुखी है, वो ही बहुत कुछ खो दिया, भगवान ने बहुत कुछ छीन लिया, पर अदिति वो तो उससे भी दुखी है, भगवान ने तो उसके साथ बहुत बुरा किया। और तो और अब तक उसने भी उसके बारे में कभी कुछ पूछा नहीं, जानने की कोशिश नहीं की वो कौन है, कहाँ से आई है, कहाँ रहती थी, किसके साथ, उसके माँ बाप कौन है, क्या वजह थी जो जंगल में आई थी। मन में बोलकर सिर झुकाए ही अर्णव अपनी तर्जनी और अंगूठे से सिर और आईब्रो का मसाज करने लगा कि कहीं उसकी सच्चाई बाहर न आ जाए। तभी नीति ने फिर कहा, हाँ याद है भाई, जब आप देर रात अदिति से मिलने आए थे तब तक वो भाग चुकी थी, मैंने झूठ कहा कि वो सो गई, तो फिर तुमने बताया क्यों नहीं? अरे किसी को तो नहीं, कम से कम मुझे तो बता ही देती। मेरा दर्द तकलीफ देख तुम्हें कभी एहसास हुआ कि सच बता देना चाहिए? भाई मैं डर गई थी इस बात से कि अगर घर वालों को पता चला कि मैंने अदिति को भगा दिया तो फिर मम्मी पापा कितना नाराज होते, अगर इसके चाचा चाची को पता चल जाता तो न जाने कितना हंगामा होता। फिर ये सोच रही थी कि शायद कहीं उसके घर वाले ढूंढ कर फिर उसे कहीं बेच ना दे। वॉट, क्या कह रही हैं आप? इसके घर वाले बेच रहे थे? पर क्यों, कैसे माँ बाप है इनके? अर्णव ने चौंकते हुए कहा। हाँ इसीलिए मैंने किसी को नहीं कहा भाई, आपसे भी नहीं, और जब अदिति ने कोई कॉल कोई मैसेज नहीं किया तब मैं डर गई कहीं इसके साथ कुछ हादसा तो नहीं हो गया। लेकिन अदिति यकीन करो, मैंने महीनों तक बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हर जगह तुम्हें ढूंढती रही, सबसे पूछती रही। अभी नर्स की एडवांस ट्रेनिंग लेने के लिए दिल्ली
मैं आई हूँ जिद करके मम्मी पापा से, तो ट्रेनिंग से ज़्यादा मुझे तुम्हें ढूँढना है, इसीलिए तो भाई ने जब तुम्हें क्लब में देखा मुझे कॉल किया तो ट्रेनिंग छोड़कर यहाँ चली आई। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं दिल्ली में ही मिलूँगी? क्योंकि मुझे पता देर रात को बस स्टैंड से बस दिल्ली के लिए ही निकलती है, तो ऐसा लगा तुम दिल्ली गई होगी। सुनकर अदिति को यकीन हो रहा था, अब उसकी आँखों से आँसू बहने लगे। नीति उसके पास आई और अदिति को गले से लग गई। तुम उस रात भागी तो क्या हुआ? और कब कैसा हादसा हुआ तुम्हारे साथ? कैसे तुमने अपनी आँखों को खो दी? फिर ये नई आँखें, मेरा मतलब किसने तुम्हारी मदद की? और तुमने शादी कब की? शादी का नाम सुनते ही अर्णव ने तुरंत सिर उठाकर देखा तो नीति ने दोनों हाथ जोड़ लिया। है दुनिया में अभी भी कुछ अच्छे लोग, उन्होंने ही मेरी मदद की और मुझे तो खुद आज तक पता नहीं चला मैं दिल्ली कैसे पहुंची, कौन लाया मुझे। क्योंकि उस रात जब मैं बस में बैठी तो डर के मारे मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। एक तो इतनी रात के भाग रही थी, ऊपर से पास में पैसे भी नहीं थे जो टिकट लेती। भागकर कहाँ जाऊंगी इसका भी कोई ठौर ठिकाना नहीं था। फिर भी तुम्हारे बताए अनुसार मैं बस स्टैंड में जाकर वहां लगी एक बस में बैठ गई। शायद मेरा हुलिया देखकर कंडक्टर को भी समझ आ गया कि मैं घर से भागी हूँ, तो उसने अपने पैसे से टिकट कराकर दे दिया। पर मुझे घबराहट के मारे बार-बार टॉयलेट आ रहा था। काफ़ी कंट्रोल करने के बाद भी मैं एक बार बीच रास्ते में टॉयलेट जाने के लिए नीचे उतरी, तो मुझे ज़रा समय लगा। इसी बीच बस निकल गई। तब मैं बस के पीछे भागने लगी। जिस रास्ते बस जाएगी उस रास्ते से भागकर मैं भी शहर का रास्ता पकड़ लूँगी। पर बस इतनी तेज़ी से आगे निकल चुकी थी कि मुझे रास्ते का पता नहीं चला और न जाने कब शहर जाने का रास्ता छोड़कर मैंने जंगल का रास्ता पकड़ लिया। और जब मुझे होश आया तो काफ़ी दूर निकल चुकी थी। मुझे समझ नहीं आया कि आगे बढ़ूँ या पीछे जाऊँ। तभी 2 बाइक सवार मुझे दिखे। अदिति ने इतना कहा कि अर्णव और भीमा दोनों चौंक गए और एक-दूसरे की तरफ देखने लगे। पता नहीं वो कौन थे, पर इतनी रात गई उन बाइक सवार को देखकर मैं डर गई। मुझे लगा शायद मेरे घर वाले ही मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। तब मैं बचने के लिए एक झाड़ी में जाकर छुप गई, पर शायद उन्होंने मुझे देख लिया और गोली चला दी। गोली तो मुझे नहीं लगी, पर मैं घबराकर साइड में हटने लगी कि अचानक मेरा पैर फिसला और मैं नीचे खाई में गिर गई। जब मुझे होश आया तब मैं दिल्ली के सिटी हॉस्पिटल में थी। और तुम पूछ रही हो ना कि मेरी मदद करने वाले वह कौन थे, तो वो अच्छे इंसान यही है, मिस्टर अर्नव सिंघानिया, जिन्होंने ना सिर्फ मेरे इलाज का पूरा खर्च उठाया बल्कि एक बार फिर से दुनिया को देखने के लिए, अच्छे-बुरे की पहचान करने के लिए आँखें प्रदान की। और डॉक्टर खन्ना जिन्होंने मेरा इलाज किया, उनका पूरा नाम तो नहीं जानती, पर हाँ जानती, इतना जानती उन्होंने मुझे दूसरा जन्म दिया। अब मुझे भगवान पर थोड़ा भरोसा हो रहा है कि वो एक सहारा छीनते हैं तो दूसरा कोई न कोई भेज देते हैं। वो हमें कभी बेसहारा नहीं छोड़ते। वो दूसरा सहारा है डॉक्टर खन्ना, जो कि अब वो मेरे पिता है और ये मेरे पति। मेरी शादी इनसे हुई है। अब मैं हूँ अदिति अर्नव सिंघानिया। बहुत ही प्राउडली बोलकर उसने नीव की तरफ देखा। नीव आगे कुछ नहीं बोला, वहीं अर्नव की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी आंखें मींच ली और सिर झुका लिया। अब सब कुछ साफ हो चुका था, सारी सच्चाई बाहर आ चुकी थी। माहौल बेहद गंभीर हो चुका था, सब चुपचाप थे। तभी नीति एक बार फिर अदिति के गले से लग गई। बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें नए जीवन की। अच्छे जीवन साथी के लिए भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सही सलामत रखे। तुम हमेशा खुश रहो साथ में। अदिति ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप उठकर अपने कमरे में आ गई तो उसके पीछे अर्णव भी आ गया। नीव का दिमाग एकदम शून्य हो चुका था। वो अभी भी शॉक था कि आखिर उसके माँ-बाप ऐसा कैसे कर सकते हैं। लड़की जिसके साथ बचपन से ही अन्याय होता है, उसके साथ इतना बड़ा अन्याय और कैसे कर सकते हैं? अगर वो अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा करने की ज़रूरत कैसे कर सकते हैं? वो मन में सोचते हुए उसकी आँखें भर आई। वो किसी से कुछ बोला नहीं, बस मोबाइल लेकर चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। अब कमरे में सिर्फ भीमा और नीति रह गई थी। वे दोनों भी कुछ देर गुमसुम रहे। नीति ने अपनी हथेली में मुँह छुपा लिया और जोर से सिसक उठी। भीमा पास बैठा उसका सिर सहलाने लगा। भीमा, मैंने सारी सच्चाई बता दी, कुछ झूठ नहीं कहा, पर पता नहीं अदिति को मेरी बातों पर यकीन होगा कि नहीं। मुझे मेरी दोस्त वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी? अवश्य मिलेगी। फिलहाल उन्हें कुछ देर अकेले छोड़ दीजिए। पिछले कुछ महीनों में उनके साथ जो कुछ भी हुआ उससे वाकई उनके तन मन को बहुत चोट पहुंची है। नीति ने हाँ में सिर हिलाया और भीमा के कंधे पर अपना सिर रख दिया तो उसे भी अपनी बाहों का घेरा उसके ऊपर बना दिया। इधर अर्णव कमरे में आया। डोर लॉक कर कमरे में नजर दौड़ाई। तब तक अदिति बाथरूम से निकली। दोनों आंखें लाल थी। देखकर लग रहा था वो रोई है। वो उसकी तरफ देखने लगा। अदिति ने उसे इग्नोर किया और बेड पर जाकर ब्लैंकेट ऊपर तक ओढ़कर लेट गई।
अर्णव को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या कहूँ, क्या पूछूं, कहाँ से बात शुरू करूं। वो भी बेड पर जाकर बैठ गया और अदिति की तरफ देखने लगा। अचानक ही उसे उसकी कही बातें याद आ गई। ये मेरे पति है अर्णव सिंघानिया और अब मैं हूँ अदिति अर्णव सिंघानिया। सुनकर दिल में दर्द सा उठा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद फिर कहा, चलिए उठिए, लंच का समय हो गया, पर अदिति ने कुछ जवाब नहीं दिया। अर्णव ने फिर कहा, उठिए, बहुत देर हो गई, चलिए लंच कीजिए, फिर सो जाइएगा। अदिति ने फिर जवाब नहीं दिया। अब की बार अर्णव ने कंबल हटा दिया तो वो अंदर रो रही थी, जिससे उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी लाल हो चुकी थी। क्यों रो रही है? नहीं रो रही, मुझे भूख नहीं है तो नहीं खाना, पर मुझे भूख लगी है तो जाइए आप खा लीजिए, बोलकर अदिति पेट के बल सो गई। मुंह पर तकिया दबा लिया। ऐसे कैसे भूख नहीं है, बस आपने सूप पिया उसी से भूख खत्म हो गई, चलिए उठिए। परंतु वो फिर भी नहीं उठी तो अर्णव ने उसे छोड़ दिया और भीमा को कॉल किया, तुम लोग जाओ लंच कर लो, और आप दोनों हाँ करेंगे, पहले जाओ तुम लोग कर लो। तब नीति ने नीव को कॉल किया, भाई कहाँ चले गए, लंच कर लेते। नीव ने कहा, मैं दिल्ली के लिए निकल चुका हूँ, चलो फोन रखो, कुछ देर में मेरी ट्रेन है। नीति चौंक कर भीमा की तरफ से देखी तो उसने इशारे से पूछा, क्या हुआ भाई, दिल्ली के लिए निकल चुके हैं? अच्छी बात है, चलिए सद्बुद्धि दे उसे भगवान, अब वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, अपने भविष्य को संवार ले। और चलिए हम दोनों लंच करने चले, फिर पैकिंग भी करनी है, कल हमें भी निकलना है। नीति ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, अदिति को बुला लूं? नहीं, फिलहाल उसे अकेले रहने दीजिए। ठीक है, दोनों लंच के लिए निकल पड़े। इधर अर्णव कमरे में अदिति की पसंद का सब खाना मंगा लिया और अब की बार अदिति को कुछ कहा नहीं, पूछा नहीं, बल्कि उसकी बांह पकड़कर बिठा दिया। खा लीजिए, मुझे भी बहुत भूख लगी है। तो आपको किसी ने मना किया? नहीं, मुझे अकेले नहीं, आपके साथ खाना, चलिए खाइए। और रोटी सब्जी का एक बाइट उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैं खुद खा लूंगी, आप खाइए, बोलकर अदिति ने खाना शुरू किया। अर्णव के मन में बहुत सारे सवाल थे, पर फिलहाल उसने कुछ नहीं पूछा। चुपचाप दोनों ने खाना खाया। फिर वो अपने मोबाइल में काम का अपडेट देखने लगा, वहीं अदिति पैकिंग करने लगी। तभी अर्णव ने मोबाइल से नजर हटाकर उसकी तरफ देखा और पूछा, वो नीति आपकी बचपन की दोस्त है? अदिति ने अर्णव की तरफ देखा और धीरे से कहा, हाँ। तो आपको लगता है उसने जो कुछ भी कहा सच कहा, यकीन हो रहा है? हाँ, हो रहा है। तो फिर क्यों नाराज है? उन्होंने जो भी किया आपकी भलाई के लिए किया, तो जाइए मिलकर बातें कर लीजिए, आपके साथ उन्हें भी अच्छा लगेगा। अदिति ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो उठकर बालकनी में चली आई। तभी पीछे से अर्णव भी आया और उसके बेहद पास बैठकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, आपसे कुछ बात करनी थी। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।